तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्रॉस एजुकेयर पे। और इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मटेरियल दिया जा रहा है जो कि कम से कम समय में अधिक से अधिक गेन कर सकें, कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकें। तो जो है आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर जो है पूरे 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जो है अभी तक क्या क्या कवर किया था उसके बारे में देखें। हमने अभी तक जो है बेटा समझिएगा कि ये पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। दूसरे लेक्चर में ये 3 जो टॉपिक है हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। दूसरे लेक्चर में हमने टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किया था। आज जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा बेटा, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट किए जाएंगे। जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये 3 टॉपिक जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे। तो और ये बाकी आपका ये जो दूसरा है, ये 2 आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर के साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन टॉपिक से जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में भी और अन्य लेक्चर में भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, ऐसा तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक प्रिडिक्शन होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो इस प्रिडिक्शन को भी साथ में लेते हुए हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए, आज हम लोगों का टारगेट क्या है बेटा? आज हम लोगों का टारगेट है जेनेटिक कोड, दूसरा है ट्रांसलेशन और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। साथ ही हम लोग जो है PYQ भी करेंगे, कुछ जो इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ये भी हम लोग क्लियर करेंगे। आगे हम लोग आते हैं तो पहले जेनेटिक कोड समझने से पहले, ट्रांसलेशन समझने से पहले हमको समझना होता है RNA के बारे में। RNA क्या है? व्हाट इज RNA? अगर हम बात करें बेटा तो RNA क्या है? ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम कहते हैं बेटा RNA। RNA जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड का होता है, एक ही स्ट्रैंड होगा इसका। मोस्टली की बात मैं कर रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि डबल स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड होता है, पोलरिटी यहाँ भी होती है 5 to 3 डायरेक्शन, यहाँ भी पोलरिटी होती है। ये भी जो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद अगर यहां पे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 2 तरीके से अलग होता है, 2 टाइप से अलग होता है। जैसे पहले समझते हैं, इसमें जो है राइबोज सुगर पाया जाता है। सुगर के नाम पे यहाँ पे जो राइबोज सुगर है वो सुगर पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरासिल पाया जाता है। यहाँ पे जैसे डीएनए में थाइमीन पाया जाता था, वैसे यहाँ पे जो है यूरासिल पाया जाता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे जो आपका राइबोज सुगर होता है बेटा, जैसे डीएनए में हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमारा एक पेंटोज सुगर है, ठीक है।
ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे CH2OH जो होगा ये आपका 5वां कार्बन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका OH, H, OH, OH, यहाँ पे आपका, तो ये जो आपका यहाँ पे 2 कार्बन पे OH और 3 कार्बन पे OH है, राइबोज में प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में जो है ये दूसरे नंबर पे का जो OH है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका शुगर का होगा। अब ये जो आपका OH होता है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टेबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है यहाँ पे हो सकता है, ये ससेप्टेबल होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के कारण ये जो राइबोज की ये जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है ये टूट जाती है, इसलिए जो आपका आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है देन डीएनए के। पहला चीज। दूसरा चीज कि ये जो आपका आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड है, और जबकि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो इसलिए वो मोर स्टेबल होता है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। खैर, यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये कुछ आपके और जो फीचर्स हैं उन फीचर्स की बात हम कर ले रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि आरएनए जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए अगर हम सेल में देखें तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेनली आपको 3 तरह से समझना है इसको, 3 टाइप के होते हैं। पहला है बेटा mRNA। ठीक है, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है बेटा, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है आपका tRNA, ठीक है, यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा rRNA। ठीक है, rRNA जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं mRNA की। mRNA जो है ये क्या होता है, ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो एक डीएनए का मैसेज होता है, वो मैसेज लेकर के साइटोप्लाज्म में आता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, और इसके ऊपर वही कोड्स होते हैं जो कि डीएनए में होते हैं, एक्सेप्ट वहाँ पे थाइमीन होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है। ठीक है बेटा, और ये जो है बाहर निकल के आता है और इसी के कोडॉन को रीड किया जाता है, और रीड करके इसी के अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ये mRNA है। दूसरा होता है बेटा tRNA। tRNA जो होता है वो लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं लगभग। ठीक है, कहीं 70 से 80 के बीच में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा थोड़ा होता है, ऐसा। तो ये जो आपका tRNA है इसे हम एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, एडाप्टर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी इसको हम कहते हैं। ऐसा इसलिए है बेटा कि चूंकि ये जो tRNA होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आपको देखिएगा, देखिए इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है आपका tRNA का। ये आपका 5 इंड है और ये आपका जो है 3 इंड है। ठीक है, 3 इंड पे यहाँ पे होता है बेटा CAA। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये वाला जो लूप होता है इसको हम, ये वाला जो लूप है यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनको हम एंटीकोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटीकोडॉन कहते हैं। ठीक है, ये डी लूप है, डी लूप इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये टी शाई सी लूप है। ठीक है, अब यहां पे जो है ये आपका वेरिएबल लूप है, वेरिएबल लूप है। ये किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपका मेन क्या है बेटा, ये आपका एंटीकोडॉन लूप मेन है यहाँ पे। दूसरा आपका जो है ये 3 प्राइम इंड जो है ये मेन है। ठीक है, बाकी और उसके बारे में अभी आपको नहीं जानना है,
आगे की क्लासेस में आपको इसके डिटेल के बारे में बताया जाएगा। अब ये जो क्लोवर लीफ मॉडल आपका टीआरएनए है, इसमें आपको दिया जा रहा है कि एंटीकोडॉन है जो एमआरएनए के ऊपर जो है जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं जैसे मान लीजिए AUG ये न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट में मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन होगा वो आपका होगा बेटा कि यहाँ पे आएगा UAC, ठीक है। तो यहाँ पे UAC इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एंटीकोडॉन पे ये UAC पाया जाएगा। तो ये एंटीकोडॉन जो है वो कोडॉन का क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो टीआरएनए पे पाया जाता है। अब इस टीआरएनए पे जिस पे एंटीकोडॉन UAC है, वो अपने साथ ये टीआरएनए अपने साथ वो आपका जो अमाइनो एसिड है, कॉग्नेट अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड को लेकर के ये इसी जगह पे अपने आप से बाइंड किया रहता है, मतलब टीआरएनए के 3 एंड पे ये बाइंड किया रहता है अमाइनो एसिड, और वही अमाइनो एसिड बाइंड किया रहेगा जिसका एंटीकोडॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड जो है इसके ऊपर बाइंड कराने का काम अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। वो एक्चुअल में जो है एक एंजाइम है, उसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक है। ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज जो होता है वो क्या करता है, पूरी तरीके से टीआरएनए को बाइंड कर लेता है, ठीक है। इसके वेरिएबल लूप को चेक करता है और उसी के आधार पर, इसके एंटीकोडॉन के आधार पर जो अमाइनो एसिड इसके लिए प्रॉपर होगा, जो सही अमाइनो एसिड होगा, यानी जो एंटीकोडॉन यहाँ है उसी के सापेक्ष में जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होगा वही अमाइनो एसिड ला करके यहाँ क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। तो अब ये अमाइनो एसिड को लेकर के जो है वो आता है, वो आगे बाद में देखेंगे। तीसरा होता है बेटा आरआरएनए के अंदर सबसे ज्यादा आरएनए जो पाया जाता है वो आपका आरआरएनए आया, ये पूछा भी गया है, आरआरएनए ही सेल के अंदर सबसे ज्यादा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये राइबोसोम में है, क्योंकि राइबोसोम में हम लोग जानते हैं कि 23S होता है, आपका 5S होता है, और आपका जो है 5.8S है, 28S है, तो यूकैरियोट में पाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कई तरह के आरएनए आपके राइबोसोम में पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम में इनका भी बहुत अच्छा रोल होता है, कई काम ये करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आरआरएनए है, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जो है क्या है, अब हम जेनेटिक कोड की बात करेंगे। तो जेनेटिक कोड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में या हम कहें हमारे सेल में जो है वो कितने तरह के जो है वो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो हमारे सेल में मोर देन 300 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये 20 अमाइनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। तो यही 20 अमाइनो एसिड ही, जितने भी हमारे बॉडी के प्रोटीन हैं, यही 20 अमाइनो एसिड मिलकर के ही उन सभी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए देखा जाए तो कितने इन्वॉल्व होते हैं? ये 20 अमाइनो एसिड ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अब 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड की बात की जाए, तो जेनेटिक कोड की बात की जाए तो एक अमाइनो एसिड को अगर एक न्यूक्लियोटाइड कोड करता है, सपोज एक न्यूक्लियोटाइड कोड करता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? आरएनए में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेटा 4 न्यूक्लियोटाइड है, ए, यू, जी और सी। ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 4 ही अमाइनो एसिड को ये कोड कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? अगर एक जो है कोड, एक न्यूक्लियोटाइड ही कोड करता है तो कितने? 4 अमाइनो एसिड कोड होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर दो कोड करते हैं,
ठीक है, दो दो कोड करते हैं तो कितने हो जाएंगे। अब देखिए, अगर दो दो कोड करते हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, दो दो का सेट अगर कोड करता है तो कितने हो सकते हैं। तो ये इस जगह पे 4 हो सकते हैं और इस जगह पे 4 हो सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 16 अमाइनो एसिड। तब भी 20 अमाइनो एसिड नहीं कोड हो पा रहे हैं। तो क्या किया गया कि देखा गया कि अगर 3-3 का सेट बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 3-3 का सेट बना रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थान पे कितने तरह के अमाइनो एसिड हो सकते हैं, आपके 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। यहाँ पे कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 4 तरह के। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेंगे बेटा 64 टाइप के जो है कोडॉन बन सकते हैं। तो 64 टाइप के कोडॉन बनेंगे। तो अब ये है कि 64 टाइप के कोडॉन जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड को आसानी से क्या है, कोड कर सकते हैं। तो इसे कहा गया बेटा, इसे कहा गया, ये जो प्रेडिक्शन निकाला गया ये जॉर्ज गैमो के द्वारा निकाला गया। गैमो ने क्या किया बेटा कि इन्होंने जो है वो ये डेसिफर किया कि जो कोडॉन होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3-3 के सेट में होते हैं, 3-3 न्यूक्लियोटाइड के सेट में होते हैं, इन्होंने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। और ये बताया कि यहाँ पे टोटल जो है आपके 64 अमाइनो एसिड 64 कोडॉन है और इनमें 20 अमाइनो एसिड जो है वो कोड किए जाते हैं, जिसमें से बाद में देखा गया, अभी हम लोग और देखेंगे। उसके बाद फिर काम किसने किया, उसके बाद काम किया हरगोविंद खुराना ने। ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया बेटा कि केमिकल सिंथेसिस किया था। ये केमिकल सिंथेसिस किया था बेटा आरएनए का। इन्होंने आरएनए का या न्यूक्लियोटाइड का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस इन्होंने केमिकल तरीके से किया हुआ था आपके हरगोविंद खुराना साहब ने। फिर दूसरा इन्होंने मार्शल नेरिनबर्ग जो है उन्होंने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम जो है लॉन्च किया था प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है बेटा कि वो पूरा मशीनरी जो है वो आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में ले करके तब हम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कराएं, ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था मार्शल नेरिनबर्ग ने। और इन्हीं के कारण यही सिस्टम जब डेवलप हो गया तो इसी सिस्टम के कारण जो है ये फाइनली प्रूफ हुआ कि जो जेनेटिक कोड हैं वो ट्रिपलेट हैं, 3 के सेट में ये ट्रिपलेट चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके मार्शल नेरिनबर्ग का, ठीक है। सेविरो ओकाओ ने, जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो टेम्पलेट फ्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस किया। और इन्होंने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हुई थी वो डिजायर्ड जो है सीक्वेंस, मान लीजिए आपने एक डिजायर्ड सीक्वेंस तैयार कर लिया, उस सीक्वेंस का जो है उन्होंने बिना टेम्पलेट के सिंथेसिस करने का जो है टेक्निक डेवलप किया, ये आपके ओकावा ने, ठीक है बेटा। तो ये इन लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जेनेटिक कोड जो है उसको डेसिफर करने में ये इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे कैसे जो है एक जेनेटिक कोड है, मान लीजिए कोई एक जेनेटिक कोड है, तो हम मान लेते हैं AUG है, ठीक है, ये एक जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर होने चाहिए या क्या क्या फीचर होते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान गए बेटा कि यहाँ पे जो जेनेटिक कोड हैं वो टोटल कितने हैं बेटा 64। टोटल कितने हैं 64, क्योंकि ये ट्रिपलेट में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये ट्रिपलेट में होते हैं, यानी कि ये इनका जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेट जो बन रहा है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं।
ट्रिपलेट होता है, जिसके कारण से कितने आपके कोडॉन बन गए, ये कोडॉन टोटल बन गए आपके 64। तो अब इन 64 में से जो 61 हैं वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि जो तीन कोडॉन है वो क्या है, स्टॉप कोडॉन है, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है, वो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका इसका जो फीचर है किसी भी जो है कोडॉन का, वो है आपका पहला है नॉन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है बेटा अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, यानी कि ये अस्पष्ट नहीं है, ठीक है, अस्पष्ट नहीं है मतलब अस्पष्ट है। जैसे आप लोग कभी कभी बात करते हैं तो कहते हैं कि डबल मीनिंग वाली बात कर रहे हो, कोई एक बात होती है तो उसी का क्या हो जाता है, डबल मीनिंग वाली बात करते हो। जैसे हम कह दिए पास हो गए, पास हो गए, ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या हो गई, अलग अलग हुई, है सेंटेंस एक ही, लेकिन ये दोनों का जो भाव है वो क्या है, अलग अलग है। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि जो आपका जेनेटिक कोड है वो अस्पष्ट है, वो अस्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। इसका मतलब ये है कि एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, बात समझ में आया, एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसको कहते हैं बेटा नॉन एम्बिगुअस। दूसरा होता है बेटा डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि एक अमाइनो एसिड, कोई एक अमाइनो एसिड है, ये कई कोडॉन के द्वारा जो है वो कोड किया जा सकता है, ठीक है, ये कई कोडॉन के द्वारा कोड किया जा सकता है। ये कई कोडॉन के द्वारा कैसे कोड किया जाता है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड कोड करेगा, लेकिन कई कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे आप ये मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में रखता हूँ कि यहाँ पे सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको लिया हुआ था AUG, ठीक है, AUG है, तो वहाँ पे 5 प्राइम पे ये है आपका ये और 3 प्राइम पे आपका G है। तो जो 3 आपके 5 प्राइम में जो पहले 2 लेटर हैं, ठीक है, ये आपके फिक्स हैं, और अब तीसरा जो लेटर है वो चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, AU हो सकता है, AUC हो सकता है, और AUA हो सकता है, यानी कि ये 4 तरह का हो सकता है। ये देखिए चौथा जो है सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। अब ये जो दोनों सेम है उसके कारण से क्या होता है बेटा कि जब इनपुट आता है तो इन दोनों पे प्रॉपर बाइंड कर रहा है, लेकिन क्या होता है ये तीसरे वाले पे प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं बेटा वोबल हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं बेटा, वोबल हाइपोथेसिस, तो या ओवल पोजीशन, इस थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं, ओवल पोजीशन, और ये ओवल हाइपोथेसिस है। इसको दिया था किसने, इसको दिया था क्रिक साहब ने, जो वाटसन क्रिक वाले हैं वही क्रिक साहब ने इसको दिया हुआ था ओवल हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने कहा कि जो थर्ड पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन कोई भी रहे, लेकिन वो क्या करेगा, उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर ले कि ये अगर एक मान लीजिए X अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो बाकी सारे भी क्या करेंगे, X अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है बेटा डीजेनरेसी। और अब आते हैं दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज आता है बेटा कॉमा लेस। कॉमा लेस का मतलब क्या हो गया, जैसे mRNA का एक सीक्वेंस है, यहाँ पे है आपका AUG ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि 3 सेट के बाद जो है वो क्या लगा है, कॉमा लगा है, ठीक है, यानी कि अब ये पढ़े जाएंगे तो यही 3 पढ़े जाएंगे, बाकी नहीं पढ़े जाएंगे। मतलब ये है कि ये 3 ही पढ़े जाएंगे। सपोज कीजिए कि बीच में एक डिलीट हो गया है, ठीक है, तो ये 2 ही पढ़ा जाएगा, बाद में वाला जो 3 है वो अगले सेट में नहीं। अगर एक डिलीट हो गया है तो क्या होगा, 2 इसके रहेंगे और 1 इसके पढ़ लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन जैसा कुछ नहीं है,
कि जो ये एक लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है, और उस सीक्वेंस में ही पढ़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पंक्चुएशन लगा हुआ है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है बेटा, कॉमालेस है। उसके बाद होता है बेटा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई बैक्टीरिया है, तमाम तरह के यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो अगर AUG हमारे यहाँ मेथियोनिन को कोड कर रहा है, AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है, तो बैक्टीरिया में भी ये मेथियोनिन को कोड करेगा, प्लांट में भी ये मेथियोनिन को कोड करेगा, हर जगह जो है ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा। अगर UUU ये इसकी बात करें, UUU, तो अगर ये फेनिल एलानिन को जो कोड कर रहा है, तो चाहे हमारे अंदर हो, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे एक जो है मक्खी के अंदर हो, चाहे एक जो है शैवाल के अंदर यानी अलगी के अंदर हो, चाहे एक बैक्टीरिया के अंदर हो, ये हमेशा जो है फेनिल एलानिन को कोड करेगा, ठीक है। इसी बात को हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल है। बात समझ में आ गया। उसके बाद है बेटा नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कभी पढ़ा जाता कि जैसे पहली बार में हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है, दूसरी बार में हमने इसको पढ़ लिया, तीसरी बार में हमने इसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर एक बार एक कोडान पढ़ लिया गया तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला कोडान पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पार्ट लेकर के पढ़ा जाएगा, नहीं। बात समझ में आ गया। अगर 3 जो है एक बार में न्यूक्लियोटाइड पढ़े गए तो अब अगली बार जो होगा वो उसके अगले वाले न्यूक्लियोटाइड पढ़े जाएंगे, ऐसा नहीं ओवरलैप करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। डायरेक्शन, इनमें बेटा डायरेक्शन होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये 5 to 3 प्राइम वाला, तो इसमें हमेशा क्या होता है, कोडॉन जो है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। उसके बाद होता है बेटा एंटी कोडॉन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया जो tRNA होता है, tRNA है, उस tRNA में क्या होगा, tRNA जो है जो tRNA होता है बेटा, यहां पे इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो एंटी कोडॉन होते हैं, ठीक है। एंटी कोडॉन भी ट्रिपलेट में होंगे। अगर ये 5 to 3 डायरेक्शन में तो वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एंटी कोडॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे AUG जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है। लेकिन इनिशिएशन कोडॉन के साथ साथ ये जो है मेथियोनिन अमाइनो एसिड को भी ये कोड करता है। मेथियोनिन अमाइनो एसिड को भी ये कोड करता है, किसके साथ साथ, इनिशिएशन। यानी कोई भी प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन का सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा बेटा, मेथियोनिन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा कि ये इनिशिएट तो करता ही है, साथ साथ जो है ये मेथियोनिन को भी कोड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब होता है, देखिए टर्मिनेशन कोडॉन 3 हैं आपके, UAA, UGA और UAG, ठीक है, UAG। ये 3 जो है क्या है बेटा, टर्मिनेशन कोडॉन है। और ये तीनों जो है वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं करते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो है किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, स्टॉप कोडॉन कहा जाता है या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब राइबोसोम, देखिए ट्रांसलेशन में सबसे अहम रोल जो होता है
वो राइबोसोम का होता है, सबसे अहम रोल राइबोसोम का। क्योंकि आज तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम ही जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होता है, एक साइट होता है। ठीक है, तो राइबोसोम का अब क्या क्या काम होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम एक्ट एज ए साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। लार्जर सब यूनिट 50s की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30s की होती है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो mRNA के कांटेक्ट में आता है। पहले mRNA होगा, ठीक है, यहाँ पे पहले आकर के बाइंड करेगा कौन, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेगा और अब ये RNA और स्मॉलर सब यूनिट मिल करके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होते हैं, तो आपका होता है बेटा यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और आपका mRNA। ठीक है, इसके साथ में इनिशिएशन फैक्टर भी है, लेकिन आपको अभी फिलहाल दो ही बातें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जब स्मॉलर सब यूनिट आ जाता है तो लार्जर सब यूनिट एक्ट एज ए अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो इसके बाद जो आपका लार्जर सब यूनिट होता है, यही जो सब यूनिट है यही एक्ट करता है, काम करता है किसका बेटा, ये काम करता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह राइबोसोम का जो RNA है वो काम करता है फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें जो है 23S RNA ऑफ बैक्टीरिया एक्ट एज राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है, याद रखिएगा बेटा, पिछले भी लेक्चर में हमने आपको बताया था, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो RNA का बना है, प्रोटीन का नहीं है। ठीक है, तो 23S RNA बैक्टीरिया में जो है एज ए राइबोजाइम काम करता है। काम क्या करेगा बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन अगर हम बात करें, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये सपोज कीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, DNA से क्या बनता है, RNA। ठीक है, ये जो RNA बना, पहले HNRNA होता है, फिर उसके बाद में mRNA होता है। वही जब उसी को स्प्लाइस कर दिया जाता है, उसी में कैपिंग की जाती है, टेलिंग की जाती है, तो क्या बन गया, वो mRNA बन गया। mRNA बाहर आता है, DNA से RNA बनने को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं DNA से RNA बनने को। अब ये जो RNA है ये अब न्यूक्लियस से बाहर आएगा, यहीं पे राइबोसोम बाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेंगे और राइबोसोम बाइंड करके फिर क्या करेगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इस RNA को रीड करेगा। रीड करने के बाद में अब ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। बात समझिएगा, ट्रांसलेशन क्यों कहा गया, देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप उसी भाषा से उसी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की भाषा है, DNA में न्यूक्लियोटाइड की भाषा है, और न्यूक्लियोटाइड की भाषा को न्यूक्लियोटाइड की भाषा में ही आप चेंज करें तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की भाषा को अमीनो एसिड की भाषा में चेंज करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। जैसे कि हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से मराठी, गुजराती, इस तरह से एक दूसरी भाषाओं में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है बेटा, यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड की भाषा जो mRNA है उसकी भाषा को रीड करके किस में बदल देना,
प्रोटीन में यानी कि जो अमाइनो एसिड से बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये जो ट्रांसलेशन का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप में कंप्लीट। पहला होता है बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि जो है टीआरएनए पहले उसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे हर एक गाड़ी को चलाने से पहले चार्ज किया जाएगा, वैसे इसको भी टीआरएनए को भी क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। फिर क्या होता है बेटा, इनिशिएशन होता है, यानी रिएक्शन की अब शुरुआत होगी, ट्रांसलेशन की क्या होगी, शुरुआत होगी। फिर क्या होता है बेटा, इलोंगेशन, अब वो चीज़ें रीड करके उसको इलोंगेट किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, इलोंगेशन होगा आपका प्रोटीन का, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, टर्मिनेशन, और जब प्रोटीन बन जाएगा तो वहाँ पे अब गाड़ी रोक दी जाएगी, यानी टर्मिनेट कर दी जाएगी, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं बेटा कि आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए, इसके साथ जो है एटीपी और अमीनो एसिड, जो अमाइनो एसिड, कॉग्नेट अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड इसको जोड़ा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए एलानिन का है, सपोज कीजिए ये टीआरएनए एलानिन का है, तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, एलानिन वाला अमाइनो एसिड आएगा, एलानिन आएगा, तो एलानिन इसके ऊपर जोड़ा जाएगा। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका टीआरएनए, एटीपी और इधर अमाइनो एसिड का, ये क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इस रिएक्शन को कंडक्ट करता है, अभी हमने आपको बताया बेटा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, बहुत बड़ा एंजाइम है ये सिंथेज, ठीक है, ये बहुत लार्ज एंजाइम है, ठीक। तो ये जो है अमाइनो एसिड को, जो कॉग्नेट अमाइनो एसिड है उसको और जो एटीपी है उसको जोड़ करके क्या बना देता है, आपको चार्ज कर देता है, यानी ये फुल्ली चार्ज जो है वो आपका टीआरएनए है, ठीक है। तो ये है आपका पहला स्टेप जो है वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, समझिएगा। इनिशिएशन जैसे कि शुरुआत में क्या होगा बेटा कि ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा, ये आपका एमआरएनए है, ये क्या है, एमआरएनए है। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूं, कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये एमआरएनए है 5 प्राइम नहीं चेंज हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे क्या होगा, आपके कोडॉन होंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे, इस तरह से, बात समझिए बेटा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला जो है आपका वो है AUG, ठीक है, पहले 3 जो है वो क्या है, AUG है। तो अब यहाँ पर आकर के जो स्मॉल सब यूनिट है वो आकर के बाइंड करेगा इस तरह से, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे आकर के बाइंड करेगा, जो 30S आपका सब यूनिट है वो आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा। जब 30S सब यूनिट यहाँ पे बाइंड करता है तो इस बाइंड कराने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर लगते हैं, ठीक है। IF1, IF2, IF3 ये जो हैं आपके इनिशिएशन फैक्टर हैं। तो IF1 और IF3 पहला जो है काम करता है कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को लेकर के आता है और यहाँ पे जहाँ पे इनिशिएशन कोडान है वहाँ पर जो है उसको बाइंड करवाता है। और अब इसके बाइंड करने की वजह से जो है यहाँ पे आपके 2 साइट क्रिएट हो रहे हैं। पहला साइट आपका ये है और दूसरा साइट ये है। तो पहले साइट को हम कहते हैं बेटा P साइट और इसको कहते हैं बेटा A साइट। P का मतलब होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज साइट, ठीक है, और A का मतलब होता है अमीनो एसाइल साइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये बाइंड कर जाता है तो पहला जो है वो आपका tRNA
जिसका एंटी कोडॉन, पहला टीआरएनए जिसका एंटी कोडॉन जो है वो क्या होगा बेटा, यूएसी होगा। ये मेथियोनीन अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा, मेथियोनीन अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। देखिए यूकैरियोट में मेथियोनीन को लेके आता है और प्रोकैरियोट में फॉर्मुलेटेड मेथियोनीन को लेकर के आता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रोकैरियोट के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉर्मुलेटेड मेथियोनीन को लेकर के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेकर के आएगा, इसके साथ एटीपी एनर्जी लगती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा जो है, यहाँ पे जो बड़ा सब यूनिट है वो आकर के ज्वाइन हो जाएगा, जो बड़ी सब यूनिट है वो आकर के ज्वाइन हो गई, तो जिससे कि दो साइट का निर्माण हुआ, एक हुआ आपका पी साइट, एक साइट हुआ आपका ई साइट। एक इमेजिनरी साइट जो है ई साइट भी बनती है उसके किनारे, यहाँ पे ई साइट बनती है, ई साइट। ठीक है, ई साइट बनती है। अब जो है यहीं पर ए लेकर के आएगा, AUG है तो यहीं पर लेकर के ये आएगा अमाइनो एसिड को, पहले अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा जो कि है क्या, फार्मिल मेथियोनीन। ठीक है, फार्मुलेटेड मेथियोनीन यहाँ पे लेकर के आएगा, यानी पी साइट पे पहले आकर के जुड़ेगा। फिर क्या होगा, इसके बाद अब दूसरा अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। तो ये जो है आपका इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गया। पहला अमाइनो एसिड लेकर के आ गया है टीआरएनए, और यहाँ पे आकर के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं कि जुड़ गए हैं। यहाँ पे ये तीनों अमाइनो एसिड, ये तीनों जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया है। ठीक है बेटा, अब जो है क्या होगा, इसके बाद जो है वो आपका आता है इलॉन्गेशन। क्या आएगा बेटा, इलॉन्गेशन। देखिए इलॉन्गेशन जो है वो क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा जैसे ये आरएनए है, यहाँ पे आपका स्मॉल सब यूनिट आकर के बाइंड कर गया है। यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये और 3 न्यूक्लियोटाइड, ये। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे आकर के ज्वाइन हुआ था, ये बड़ा वाला सब यूनिट है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेकर के आया है। अब दूसरा जो यहाँ पे आपका कोड है, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में जो टीआरएनए होगा वो टीआरएनए जो है अपने कॉग्नेट अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा और यहाँ पे इस तरह से इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। तो ये पी साइट हो गया, ये ए साइट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड लेकर के आया है, तो अब क्या होगा कि जब ए साइट फुल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो इसी एमआरएनए के ऊपर जो है आगे की तरफ एक कोडान सरक जाएगा। जब एक कोडान सरक जाएगा यानी इसके बाद वाला कोडान यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर पकड़ा हुआ है तो जब यहाँ से इस तरफ से सरकेगा एक कोडान तो क्या होगा कि जो पी साइट है वो आपका कहाँ चले जाएगी, ई साइट पे चली जाएगी। पी कहाँ पे आ जाएगा, ई साइट पे, और जो ए साइट है वो पी पे आ जाएगा और जो ये नेक्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो ए पे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हो गई और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो आपका अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये जब यहां ट्रांसफर हो जाएगा और फिर क्या होगा, यहां पर देखिए ठीक है, तो ये अब खाली हो गया, जो ई साइट पे आ गया है वो खाली हो गया और पी साइट पे जो है वो अब कितने हो गए, 2 अमाइनो एसिड वाले हो गए। ठीक है, ये पी साइट पे और ए साइट अब खाली है और वहाँ पे एक तीसरा टीआरएनए लेकर के आएगा और अब इसके साथ यहाँ पे ये अपना अमाइनो एसिड लेकर के आएगा और फिर एक जो है कोडान आगे की तरफ सरकेगा। तो फिर वही चीज़ होगी बेटा, जो अभी पी साइट पे है वो ई साइट पे चला आएगा और जो अभी ए साइट पे है वो पी साइट पे और नया वाला जो कोडान है वो ए साइट पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन।
क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब ये तीन न्यूक्लियोटाइड एक एक बार में जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे कि क्या होता है कि एक एक अमाइनो एसिड ऐसे आकर के जुड़ते चले जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चला जाता है। ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है तब तक जब तक कि स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन के लिए भी तमाम और फैक्टर काम करते हैं, जिसे इलॉन्गेशन फैक्टर कहते हैं। यहाँ भी EF1, F2, EF3 इस तरह से कई इलॉन्गेशन फैक्टर काम करते हैं, वो आपको आगे की क्लासेस में बताए जाएंगे किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो है ATP एनर्जी का उपयोग होता है। ATP एनर्जी का उपयोग किया जाता है और उसे तोड़ करके ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा वाला पोर्शन, इलॉन्गेशन। और इलॉन्गेशन के बाद में क्या होता है बेटा, इलॉन्गेशन के बाद होता है बेटा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर इन तीनों में से मतलब UAA, UGA, UAG, इन तीनों में से कोई एक सेट यहां पे है, मान लीजिए UGA है, ठीक है। तो जब यहां पे A साइट ये हो जाएगा और P साइट यहां है और E साइट यहां है और ये आपका जो है ये मान लीजिए हो गया, सपोज समझिएगा बेटा। तो यहाँ पे तो खाली वाला रहेगा, सॉरी यहाँ पे तो खाली वाला रहेगा, यहाँ पे जो आपका tRNA रहेगा उसके ऊपर कई अमाइनो एसिड होंगे, चूंकि इतना जो है आप वो चल करके आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे यानी इसके अगेंस्ट में कोई tRNA है ही नहीं है, कोई tRNA नहीं है तो कोई अमाइनो एसिड भी नहीं है। तो जब ये यहाँ पे वेट करेगा कि कोई tRNA लेकर के आ जाए, जब कोई है ही नहीं UGA के अगेंस्ट में या कॉम्प्लीमेंट्री कोई tRNA, तो क्या होगा, ये वेट करता हुआ रह जाएगा और यहाँ जब कुछ देर तक वेट करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से अब स्लिप कर जाएगा। जब कोई आ नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये टर्मिनेट कर चुका है। तो ये क्या होता है कि अब जो है यहाँ से जो आपका ये बॉन्ड बना हुआ है tRNA के साथ अटैच है, ये यहाँ से अलग हो जाता है और आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फाइनल है आपका बेटा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि इन तीनों में से जो तीनों कोडान हैं, इन तीनों कोडान में से कोई एक अगर यहाँ पे आ जाता है जिसके अगेंस्ट में कोई कॉम्प्लीमेंट्री tRNA ना होने के कारण जो है ये यहीं पे स्टॉप कर जाता है, यहीं पे जोड़ना बंद हो जाता है और ये टूट करके यहाँ से अलग हो जाता है। ये आपका प्रोटीन पूरा जो है फॉर्म हो गया है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि आगे का जो है वो है हमारा रेगुलेशन। यानी कि ध्यान से समझिएगा बेटा कि अब हमारे पास देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन इसका रेगुलेशन भी तो होना चाहिए। अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो सेल का जो मेन मोटो है, मेन मोटो ये है कि कम से कम एनर्जी को खर्च करना और अधिक से अधिक वर्क को करना, ठीक है। कम से कम एनर्जी में अधिक से अधिक वर्क हो तो ये फालतू जो है या वेस्टेज एनर्जी को वेस्ट नहीं करती है, ठीक है, सेल के अंदर की है। तो उसी को हम रेगुलेशन कह रहे हैं। यहाँ पर हम रेगुलेशन कई स्तर पर कर सकते हैं कि हम कई स्तर पर चीज़ों को होने से रोक सकते हैं, इसी को कहते हैं बेटा रेगुलेशन। या कई स्तर पर हम चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से काम करवा सकते हैं या हम बहुत तेज़ी से रोक सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके आधार पर हम इनको रेगुलेट करते हैं, यानी घटाना हो या बढ़ाना हो, हम इन्हीं के आधार पर करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप है बेटा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम अभी जो है कोई काम होना है, वो मैसेज मिल गया हमको कि हाँ भाई ये हमको काम करना है, तो अब वहाँ नीड ख़त्म हो गई, ठीक है, वहाँ नीड ख़त्म हो गई। जैसे हम काम करना शुरू किए पता चला वहाँ काम ख़त्म हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप
एक मैसेज भेज देंगे भैया आप काम नहीं, तो हम उस काम को क्यों करेंगे, क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है हमको वहीं पे रोक देना होगा। तो उसी तरह से सेल को मान लीजिए कोई सिग्नल मिला कि आपको ये ट्रांसक्रिप्शन करके जो है वो आरएनए बनाना है, लेकिन तुरंत फिर सिग्नल आ गया ये कि भैया ऐसा करो, ट्रांसक्रिप्शन मत करो, ये काम हो गया है किसी तरीके से, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रोकने का काम जो है वो हम करते हैं, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनने पर भी हम उसको रोक सकते हैं, बने या ना बने इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस लेवल पर भी। प्रोसेसिंग लेवल पर जैसे अब mRNA बन गया है, उसका प्रोसेसिंग होगा, जैसे कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, ठीक है, स्प्लाइसिंग होगा, तो ये सब सारी लेवल पर जो है हम रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रहने दो भाई अब नहीं काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, अब जिसे न्यूक्लियस के अंदर अभी है mRNA, उसको बाहर ही नहीं आने देना है, उसको वहीं डिग्रेड करके वहीं तोड़ देना है कि जाने दो उसका काम हो गया है तो अब नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ऐसा है कि न्यूक्लियस से अब साइटोप्लाज्म में जाना ही नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है ट्रांसलेशन लेवल पे कि अब मान लो अब सब कुछ रेडी हो गया है, खाली ट्रांसलेशन करना था, प्रोटीन बनाना था जो है राइबोसोम के द्वारा, तो अब वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम जो है रेगुलेशन जीन का, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन हम कई स्तर पे कर सकते हैं, वो हम देख चुके हैं कि हम इतने स्तर पर जो है वो रेगुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा कि ओपेरॉन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जो है सेट ऑफ जीन्स, एक क्या है, सेट ऑफ जीन है जिसमें आपका क्या होता है, आपका एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीन है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात अगर हम करें तो कोई भी जीन है तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है, एक आपका प्रमोटर होना चाहिए, एक आपका टर्मिनेटर होना चाहिए और एक स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है कि एक ही जीन नहीं होता है, ये कई जीन, क्योंकि ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, ठीक है, यानी कई जीन को एक ही प्रमोटर के द्वारा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कई जीन है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है बेटा। अब हम बात करते हैं ओपेरॉन की, ठीक है। यहाँ पे हमको पढ़ना है बेटा लैक ओपेरॉन। लैक मतलब लैक्टोज ओपेरॉन। अब लैक्टोज ओपेरॉन की हम अगर बात करें तो लैक्टोज ओपेरॉन ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सबसे सिंपल ओपेरॉन है, सबसे सिंपल है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। तो अब हम देखिए उसी बात को हम समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करके उसको मेटाबोलाइज करता है। मेनली क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करके उसको मेटाबोलाइज करता है, तब एनर्जी ड्राइव करता है और एनर्जी से जो है वो अपना सारा काम करता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज है, तो क्या करेगा, लैक्टोज को लेगा। भाई जब रोटी नहीं है तो चावल से ही काम चलाना पड़ेगा, तो इसने क्या किया बेटा कि लैक्टोज लेकर के अब इसको मेटाबोलाइज करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो अलग हैं और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम है वो क्या है, अलग है। तो अभी तक क्या कर रहा था, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा था, लेकिन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम के जो जीन थे उनको बंद रखा था। क्यों बंद रखा था, वो इसलिए बंद रखा था कि भाई हमको लैक्टोज तो मेटाबोलाइज करना नहीं है, तो हम जीन बना के, हम उसका एंजाइम बना के करेंगे क्या। तो इसलिए जो है वो क्या करता है, इसके जीन को बंद किए रहता है और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाले जितने भी एंजाइम हैं उनके जीन को क्या करता है, एक्टिव रखता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अभी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है और वहाँ पे मीडियम में लैक्टोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो क्या होता है। तो हम पहले लैक ओपेरॉन की बात करते हैं। लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। लैक ओपेरॉन में बेटा जो है वो एक प्रमोटर है, एक ऑपरेटर है, दूसरा इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ठीक है,
तीन स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। जेड जो है वो बनाता है बेटा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या बनाता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। वाई जो है बनाता है बेटा परमीएज एंजाइम। कौन सा बनाता है? परमीएज एंजाइम। और ए जो है, ए जीन बनाता है वहां पे ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। और वाई यानी परमीएज जो है वो क्या करता है? लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है ताकि सेल के अंदर लैक्टोज आसानी से आ सके। और ए जीन जो है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में ही हेल्प करता है। तो ये तीनों जीन एक साथ रख दिए गए हैं, ठीक है बेटा। अब इसका प्रमोटर यहाँ पे है, उसमें एक ऑपरेटर रीजन होता है। ये ऑपरेटर रीजन क्या होता है कि थोड़ा सा प्रमोटर रीजन से ओवरलैप होता है। थोड़ा सा ये क्या होगा बेटा? प्रमोटर रीजन से क्या होगा? ओवरलैप होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर है। और इससे पहले या इसके बाद भी हो सकता है कि यहां पे एक जो है जीन होता है जिसको हम कहते हैं बेटा आई जीन, ठीक है। ये आई जीन जो है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। और ये एक्टिव होकर के क्या बनाता है बेटा? आरएनए बनाएगा। और आरएनए जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं रहेगा, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहता है, तो ये प्रोटीन आपके जो है बैक्टीरिया के सेल में हमेशा रहेगा। तो ये जो रिप्रेसर बना हुआ है, रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से जाकर के बाइंड कर लेता है। और जब ऑपरेटर से जाके बाइंड कर लेगा तो इस प्रमोटर रीजन से, जो यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन से जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो इसको ट्रांसक्राइब करने वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। यानी कि जब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑपरेटर रीजन है वो थोड़ा सा ओवरलैप है प्रमोटर रीजन से। तो इसलिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। और ये घटना कब हो रही है? जब मीडियम में लैक्टोज नहीं था। यानी कि जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और यही रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर के क्या रहेगा? बाइंड रहेगा, जिसके बाइंडिंग के कारण ये जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने का मतलब है कि जब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड ही नहीं करेगा तो इस जीन का ट्रांसक्रिप्ट यानी एमआरएनए कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा कि ये जीन क्या हो गया? ऑफ हो गया। बात समझ में आ गई? अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर जो है वो आकर के बाइंड करेगा आपके ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से बाइंड करने के कारण जो आपका पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ नहीं बाइंड कर पाएगा, जिसके कारण कि ZYA जीन जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं बना पाएंगे और ये जीन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑफ कंडीशन है, ठीक है। अब समझिएगा आगे। अगर मान लीजिए कि आपका लैक्टोज प्रेजेंट है, आपके मीडियम में क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है उस समय भी ये रिप्रेसर प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, रिप्रेसर तो बनेगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है तो हमेशा बनेगा ही। तो लैक्टोज जब रहता है मीडियम में तो लैक्टोज अंदर आ जाता है सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा कि ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है तो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। ऐसा कर देता है कि ये ऑपरेटर से यहाँ पे बाइंड ना हो पाए। जब ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं होगा बेटा तो क्या होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी, और यहीं पे आकर के प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर के आसानी से यहाँ पे बाइंड कर लेगा, और जब बाइंड कर लेगा तो इनका क्या करेगा? इनका जो है वो बना देगा आपका mRNA। तो ये जो है आपका mRNA बन गया, और mRNA जब बन जाएगा तो उनका प्रोटीन यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएस्टाइलेज ये तीनों एंजाइम बन जाएंगे, ठीक है। अब तीनों एंजाइम बन जाएंगे तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए सारे एंजाइम जब बन गए हैं
तो अब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया, यानी कि ये जीन क्या हो गया, ऑन हो गया। लैक्टोज के कारण ये जीन क्या हुआ, ऑन हो गया। लैक्टोज के कारण क्या हुआ, जीन ऑन हो गया, इसीलिए इसको इंड्यूसिबल ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंड्यूसिबल ऑपरेंड, यानी ऐसा जीन का सेट जो उसके सबस्ट्रेट के कारण ऑन हो जाए, सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ऑन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल ऑपरेंड कहेंगे। और वहीं पे सबस्ट्रेट होने के कारण जीन ऑफ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, रिप्रेसिबल ऑपरेंड कहेंगे। बात समझ में आया। तो आपका जो लैक ऑपरेंड है वो क्या है, इंड्यूसिबल ऑपरेंड है। तो ये इंड्यूसर का काम कर रहा है। लैक्टोज जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इंड्यूसर का काम कर रहा है। बात समझ में आ गया। लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर का काम करेगा। ये इंड्यूस कैसे कर रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन से आकर के बाइंड कर रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन से जब बाइंड कर लेता है तो ये ऑपरेटर एजेंट से बाइंड नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये ऑपरेटर और प्रोमोटर एजेंट फ्री मिल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आकर के इससे फ्रीली बाइंड कर सकता है। बाइंड करने के बाद ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, जो कि एक ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, परमीएज है और ट्रांसएस्टाइलेज है। तो ये आपका ओपेरॉन जो है वो कंप्लीट हो गया है। बात समझ में आ गई है। तो ये एक जो है आपका क्या है, इंड्यूसिबल ऑपरेंड है। चलिए अब इसी के मद्देनजर हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, क्या हो सकता है बेटा, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, एमआरएनए टू राइबोसोम। तो इसमें पहला क्या हो सकता है बेटा, ये आपका होगा अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्या बेटा, अमीनो एसाइलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो नहीं होता है, ठीक है। डीजेनरेट होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है, और आपका कॉमालेस ये होता है, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। यूनिवर्सल है, एम्बिगुअस नहीं, डीजेनरेट नहीं, ये है आपका डीजेनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है और नॉन एम्बिगुअस होता है। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, ये डी। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें कौन सा डज अलाउ, डज नॉट नहीं है, डज अलाउ, कि कौन सा ऐसा फीचर है जेनेटिक कोड का जो अलाउ करता है ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया के अंदर बने। ठीक है, वो है आपका यूनिवर्सल। ठीक है, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, इसीलिए जो है चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे वो ह्यूमन में हो, सब में क्या होता है, यूनिवर्सली जो है उस कोड को रीड किया जाता है। अगर यू फेनिल एलानिन को कोड कर रहा है हमारे अंदर, तो वो बैक्टीरिया में भी वही करेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AGGT80GCCAT इज सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे हमने आपको बताया था mRNA, पहले ये DNA है, DNA में आप ये 3 to 5 है, ठीक है, और ये 5 to 3, ठीक है। अब देखिए 3 to 5 पे ही RNA बनेगा। RNA कहाँ बनेगा, 3 to 5 पे ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है, उसकी कॉपी होती है mRNA, उसकी क्या होती है, कॉपी होती है, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। mRNA जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, और कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है, क्या होता है आपका, कॉपी होता है। कॉपी और कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन mRNA और इस का जो है क्या है, वो कॉपी है। तो अगर डीएनए पे ये है, सीक्वेंस है, तो आरएनए पे भी सेम सीक्वेंस होगा, एक्सेप्ट एक जगह कि डीएनए में टी यानी थाइमिन पाया जाएगा, जबकि
आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। तो देखिए बेटा ए जी तो रहेगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ए की जगह यहाँ पे ए यू हो जाएगा, टी की जगह सी जी सी ए यू। तो ये सीक्वेंस देखिए जहां पाया जा रहा हो ए जी जी यू, ठीक है, ये आपको थर्ड वाला जो है क्या है, सही है। बस समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका है इसको जानने का, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडान। स्टार्टर कोडान कौन है, देखिए हमने अभी बताया आपको AUG जो होता है वो स्टार्टर कोडान, इनिशिएशन कोडान होता है, साथ साथ में ये मेथियोनिन को भी कोड करता है, ठीक है, मेथियोनिन को कोड करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय। जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन सिंथेसिस में वो डिसाइड होता है द सीक्वेंस ऑफ किसके, mRNA। बहुत आसान क्वेश्चन, ये देखिए 2006 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर RNA टी आपका 3D स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है, L शेप, E शेप, Y शेप, S शेप। तो यहाँ पे जो है आपका L शेप होता है, कैसा होता है, L शेप होता है। 3D स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे L शेप होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है उसमें द RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो क्या बनाता है। हमने आपको बताया था RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या क्या बनाते हैं यूकैरियोट के केस में। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है बेटा वो बनाता है 28S RNA, 18S RNA और आपका 5.8S RNA बनाता है, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपरान एक्सेप्ट, ठीक है, सब जो है क्या है, ओपरान के पार्ट है, लेकिन एक को छोड़ करके, कौन है वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, इनहांसर नहीं होता है। तो यही आंसर सही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड, रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, अब ये रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा, ठीक है, ये किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा, ठीक है। अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड। अगर टर्निंग ऑन ऑफ कर रहे हैं जीन का और उसके साथ में स्ट्रक्चरल जीन भी है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या नाम देंगे, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक जीन, रिडक्टेंट जीन, ऑपरेटर जीन्स या रेगुलेटरी जीन्स। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे बेटा रेगुलेटरी जीन्स। क्या कहेंगे, रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। इसको हम इसको हम ऑपरेटर जीन कहेंगे, सॉरी, ये क्या हो गया आपका ऑपरेटर जीन होगा ये, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, द वाइल्ड टाइप ऑफ ई कोलाई आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम of glucose, they are transferred to a medium containing only lactose as a sugar. Which of the following changes take place? कौन सा चेंज होगा, द लैक ओपरान रिप्रेस्ड, नहीं, एक्टिव हो जाना चाहिए, ऑल ओपरान्स आर इंड्यूस्ड, नहीं, द लैक ओपरान आर इंड्यूस्ड, ये सही है, ई कोलाई सेल स्टॉप डिवाइडिंग, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर, इंड्यूसर के रूप में लैक ओपरान में कौन यूज होता है बेटा, लैक्टोज, लैक्टोज। अभी हमने आपको बताया इंड्यूसर कौन वहां पे एक्ट करेगा, आपका लैक्टोज जो है वो एज ए इंड्यूसर एक्ट करेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं आज का, और कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।